बात है साल 2006 की। जगह दुबई का शानदार ग्रैंड हायत होटल। एक भव्य वलीमे की तैयारियां जोरों पर थी। होटल की लॉबी में भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी चुपचाप इंतजार कर रहे थे। वे जिस शख्स का इंतजार कर रहे थे वो शख्स था दाऊद इब्राहिम। मौका था दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरुख के वलीमे का। लेकिन तभी भारत के उस वरिष्ठ अधिकारी के पास एक फोन आता है और उन्हें तुरंत वहां से हट जाने का आदेश दे दिया जाता है। ये दावा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वैभव सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से साझा किए। आज हम इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर सवाल उठाए हैं और उन पर जबानी हमला बोला है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर हमला करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जगह, समय और मुद्दे की समझ बिठाना शायद कांग्रेस अब तक नहीं सीख पाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने हाल ही में अपने एक्स पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा की सूची साझा की। इन देशों में शामिल हैं यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस ने ये सूची पोस्ट की है तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की होगी। और जब पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से हो तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पीछे राजनीतिक कटाक्ष कितना तीखा होगा। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। समस्या ये है कि कांग्रेस हर मुद्दे को बेहद छोटे राजनीतिक चश्मे से देखने लगी है। विडंबना देखिए, जिस समय कांग्रेस प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का हिसाब मांग रही है, उसी समय उसके नेता राहुल गांधी लगभग 20 से 22 दिनों से देश से बाहर हैं। वे कहां हैं, किस उद्देश्य से गए हैं, कब लौटेंगे, इस बारे में पार्टी की ओर से कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक दावों के अनुसार वे यूरोप में हैं और छुट्टियां बिता रहे हैं। इस दौरान देश के अंदर कई मुद्दों पर राजनीतिक गहराई हुई है। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का अवसर था राहुल गांधी के पास। पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस अपने ही अंदरूनी संकट से जूझ रही है इस वक्त, लेकिन पार्टी का चेहरा सार्वजनिक रूप से लगभग गायब है। और आरोप तो वो ये लगाते हैं कि देश की मीडिया उनको कवर ही नहीं करती। अरे भाई, आप अवेलेबल होंगे तभी तो आपको कवरेज दी जाएगी। कांग्रेस भी ये समझती है कि राहुल गांधी का इस तरह से पूरी तरह से गायब हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उनके पुराने वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर और राहुल गांधी का पूरी तरह से छुट्टी मोड ऑन है। तभी तो वो वीडियो संदेश भी जारी नहीं कर रहे हैं। अब बात प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की करें तो यदि हम विस्तार से गिनाने बैठेंगे इन यात्राओं से भारत को क्या क्या रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी फायदे हुए तो शायद हमारा कैमरा भी रिकॉर्ड करते करते थक जाए। इस वीडियो में हम केवल 2 उदाहरणों का जिक्र करेंगे। पहला वही किस्सा जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की वर्तमान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा। तो एक बार फिर चलते हैं साल 2005-06 के दौर में। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी या तो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे या दुबई में ऐश की जिंदगी जी रहे थे। दुबई में व्हाइट हाउस नाम का एक आलीशान बंगला दाऊद इब्राहिम के ठिकाने में गिना जाता था, लेकिन भारत चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस दौर में मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के संबंध आज जैसे रणनीतिक बिल्कुल नहीं थे, जबकि लाखों भारतीय वहां काम करते थे और भारत के लिए वे क्षेत्र ऊर्जा व्यापार और प्रवासी भारतीयों हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था।
फिर आया साल 2014, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। इसके बाद भारत की वेस्ट एशिया नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके लगभग हर प्रमुख मिडिल ईस्ट देश के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज स्थिति यह है कि यूएई सहित कई खाड़ी देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बीते कुछ वर्षों में मोस्ट वांटेड अपराधियों और आतंकवादियों को भारत के हवाले किया गया है। कई मामलों में उनकी संपत्तियां जब्त की गई है, व्यापारिक नेटवर्क पर उनकी कार्रवाई की गई है और उनके आर्थिक ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें से कई कार्रवाइयां सार्वजनिक हुई है। ये सामने आया है कि किस देश ने किस तरह की मदद की, लेकिन कई मामलों में उन देशों के नाम सामने नहीं आए जिन्होंने भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी या अपराधी हैं उनको भारत के हवाले किया। अब जरा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा को भी देख लेते हैं। कांग्रेस की नजर शायद केवल इस बात पर है कि प्रधानमंत्री दूर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड चले गए, लेकिन विदेश नीति का मूल्यांकन देशों की संख्या या दूरियों से नहीं किया जाता, बल्कि उन यात्राओं के परिणामों से किया जाता है। रिजल्ट क्या रहा, एंड रिजल्ट क्या रहा हर यात्रा का। बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाला देश है। दुनिया का यूरेनियम संसाधनों का लगभग 1/4 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। यही वो रणनीतिक संसाधन है जिसकी आने वाले दशकों में दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। भारत जैसे देश के लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि यदि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करनी है, कोयले और तेल पर निर्भरता कम करनी है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, तो यूरेनियम की स्टेबल सप्लाई जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि सालों तक ऑस्ट्रेलिया केवल उन देशों को यूरेनियम देता था जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर साइन किए थे, लेकिन भारत ने NPT पर साइन नहीं किए हैं, इसलिए भारत उस सूची से बाहर था। लेकिन साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नीति को बदल लिया और उसके बाद से NPT से बाहर वाले देशों को भी यूरेनियम सप्लाई के दरवाजे खोल दिए। यूपीए सरकार के पास बड़ा मौका था साल 2011 में। यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन हो चुकी थी और न्यूक्लियर एनर्जी विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी यूरेनियम सप्लाई के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने विदेश यात्रा नहीं की, ऑस्ट्रेलिया की। 2011 से लेके 2014 तक के बीच 3 साल थे मनमोहन सिंह के पास कि वो ऑस्ट्रेलिया जाते और वहां से यूरेनियम सप्लाई के लिए अपने दरवाजे, देश के दरवाजे वो खोल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विदेश यात्रा नहीं की। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा कर रही है कि ये उपलब्धि तो यूपीए सरकार की है, जिस पर सिर्फ अंतिम सहमति अब बनी है। अब अगर कांग्रेस से कोई पूछे कि अगर डील यूरेनियम पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई थी तो फिर कोई MOU जरूर हुआ होगा, कोई कागज, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, कुछ तो दिखाओ। तो पेपर तो भाई वो दिखाना चाहते ही नहीं हैं। आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसने अपने विकल्पों को सीमित नहीं रखा है। भारत अमेरिका के साथ भी साझेदारी कर रहा है, रूस के साथ भी संबंधों को बनाए हुए है, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रणनीतिक सहयोग लगातार भारत का बढ़ रहा है। खाड़ी देशों की बात की जाए तो वहाँ उनके साथ संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं और चीन के साथ मतभेद होने के बावजूद कम्युनिकेशन के रास्ते खुले और मजबूत रखने की कोशिश जारी है। आज भारत केवल एक गुट का हिस्सा बनकर नहीं चल रहा है, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार हर प्रमुख शक्ति के साथ संतुलित संबंध बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि भारत आज क्वाड, ब्रिक्स, G20, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिम्स्टेक, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ईस्ट एशिया समिट,
ASEAN-led forums, Global Biofuel Alliance, International Solar Alliance, कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अनेक महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विदेश नीति का मतलब केवल विदेश जाना नहीं होता। विदेश नीति का मतलब होता है एक ऐसा विश्वास पैदा करना कि एक ही समय पर अमेरिका भी आपको अपना रणनीतिक साझेदार माने, रूस भी संबंध बनाए रखे, फ्रांस भी रक्षा सहयोग बढ़ाए, खाड़ी देश भी आपके साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखे, इजराइल भी आपको अपना विश्वसनीय मित्र कहे और ईरान भी आपके साथ बातचीत और बिजनेस के दरवाजे खुले रखे। यही कूटनीति होती है। हाँ, इस पर आलोचना हो सकती है, लोकतंत्र में होनी भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और पार्टी सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बस सवाल उठा देती है। क्या गलत किया जा रहा है? क्यों गलत किया जा रहा है? देश को इससे क्या नुकसान हो सकता है और सही कदम क्या होना चाहिए, ये बताने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनमें ये क्षमता ही नहीं है। ये सोचने का मुद्दा है। सिर्फ ये कह देना कि प्रधानमंत्री बहुत विदेशी दौरे करते हैं, विदेश नीति का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नमस्कार।